बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। इसमें हमने अपने जिस सबक को पढ़ना शुरू कर रखा है उसका उन्वान है आओ सैर करें। आज हम इसको तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं और हमारे आज के सबक में जो हासिलात तालुम शामिल होंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि सादा नज़्म पारे और नसर पारे में इम्तियाज करके और समझ कर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, समाजी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तसर हिदायत तहरीर कर सकें, मसलन कूड़ा क्रिकेट यहाँ ना फेंकें। इस्लामी नुक्ते नज़र देख लेते हैं सबक का। और हम ए हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम हो। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 41। इसमें अल्लाह ताला से दुआ की गई, अल्लाह ताला से उसकी बख्शिश, उसकी रहमत को मांगा गया कि ए अल्लाह ताला हमें और हमारे वालिदैन को और तमाम मुसलमानों को बख्श दे रोज़े महशर, जिस दिन हिसाब किताब का यानी क़यामत का दिन हो या उस दिन को मुनक्किद किया जाए। दोहराई कर लेते हैं। सबसे पहले दोहराई में आपके पास चंद जुमले हैं और आपने इन जुमलों में से इस्म, फेल और हर्फ को अलग अलग करना है। जैसे सबसे पहला जुमला है असलम ने उमर को घूंसा मारा। इसी तरह नवीद को पानी पिलाओ। अलीहा से कहो जल्दी तैयार हो जाए, आरेज घर से स्कूल तक पैदल जाता है। ये वो जुमले हैं जो आपकी मुअल्लिमा आपसे एक एक करके पूछेंगी और आपने इन जुमलों में से इस्म, हर जुमले में से इस्म, फेल और हर्फ को अलग अलग करके उनको बताना है। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी, दोहराई के बाद हम देखते हैं कि हमने आज करना क्या है। आपके पास कुछ पढ़ने के लिए आप इसको बुलंद आवाज से पढ़ें। जैसे यहाँ पे है बिल्ली मैंने पाली है। बिल्ली मैंने पाली है, सर से दुम तक काली है, आंखें क्या चमकीली हैं, कैसी नीली नीली हैं, बिस्तर पर चढ़ जाती है, साथ मेरे सो जाती है, जब मैं इसको पास बुलाऊं धीरे से कहती है म्याऊं। पढ़ लिया आपने इसको मेरे साथ? जबरदस्त। अब आपके पास एक और है अनोखी फरमाइश। इसको पढ़ते हैं। किसी बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी, वो बहुत जिद्दी थी। एक दिन सुबह को वो बाग में टहलने के लिए गई तो इसने फूल की पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे इन परों से ज्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहजादी के पास थे। शहजादी सीधी महल में वापस आई और इसके बाद कहानी जारी रही। ठीक है, अब आपने इसको भी पढ़ लिया, हमने नज़म भी पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा। क्या आपको ये दोनों सुनने में और अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो पढ़ने में कोई फर्क महसूस हुआ? क्या फर्क महसूस हुआ? जी, आपको इस फर्क का कैसे पता चला? बिल्कुल सही, आपको इस फर्क का पता चला उसकी लय और आहंग से और सादा जुमलों से। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो हमने पढ़ा था ये नज़म थी, क्योंकि इसमें हमने आपने काफिया, रदीफ, मौसीकियत, लय और तरन्नुम को पढ़ा, जबकि ये जो आपने पढ़ा इसको नसर कहते हैं। यानी इसमें आपने तमाम सादा जुमले पढ़े। हर जुमला कहानी और मौका की मुनासबत से पिछले जुमले से जुड़ा हुआ है और इसमें किसी तरह के जुमलों में आखिरी जुमले के हम आवाज और हम काफिया होने को नहीं देखा गया। तो आज हमने समाजी ज़रूरियात के मुताबिक हिदायत को तहरीर करना और नसर पारे और नज़म में फ़र्क करना सीखना है। ठीक है, ये हमारा आज का काम होगा। इस पे हमने इब्तदा इसकी कर दी, आपको अच्छे से मैंने समझा दिया कि नज़म पारा और नसर पारा क्या होते हैं और किस तरह से उनमें फ़र्क महसूस होता है। ठीक है, नज़म में अल्फाज सादा जुमले की तरतीब से लिखने की बजाय आगे पीछे करके लिखे जाते हैं ताकि नज़म को गाया जा सके, यानी उसका तरन्नुम, उसकी लय और उसकी मौसीकियत जो है वो कायम रहे और बरकरार रहे। इसलिए पहला मिसरा जो है वो जिन हरूफ पे, जिन अल्फाज पे ख़त्म होता है, अगले मिसरे के अल्फाज भी या तो वही रखे जाते हैं या उसी जैसे, उसी के हम वज़न और उसी के हम आवाज़ रखे जाते हैं। नसर में फ़ाइल, फेल और मफूल की तरतीब का ख्याल रखा जाता है, इसलिए नसर को गा कर नहीं पढ़ा जा सकता। सादा जुमले होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दूसरा जुमला पहले के साथ, तीसरा दूसरे के साथ और हर आने वाला जुमला पिछले जुमले के रब्त में उसके साथ मरबूत करके उसके साथ जोड़ कर लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा यही आज का काम था कि जिसमें आपने नज़्म और नसर को पढ़ना सीखा। इसके बाद आप समाजी ज़रूरत की हिदायत लिखना सीखेंगे। समाजी ज़रूरत यानी इंसानों की ज़रूरियात, लोगों की ज़रूरियात, उनकी हिदायत दूसरों की रहनुमाई के लिए लिखी जाती हैं।
جیسے ہدایات کی زبان اتنی سادہ ہو کہ ہر کسی کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ عام طور پر آپ اگر کسی باغ میں کسی پارک میں جائیں تو وہاں پر چھوٹی سی تختی لگی ہوئی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سڑک پر سفر کر رہے ہوں تو مختلف جگہوں پر سڑک پر بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پر لکھا ہوا ہوتا ہے بائیں جانب مڑنا منع ہے، یو ٹرن نہ لیں۔ اس طرح کی یہ ہدایات لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتی ہیں، سادہ جملے ہوتے ہیں، سادہ الفاظ ہوتے ہیں جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ چونکہ سماجی ضرورت کی ہدایات اور دوسروں کی رہنمائی کے لیے لکھی جاتی ہیں، اس لیے ان میں تمام تفاصیل مختصر، بہت ہی مختصر الفاظ میں لکھ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں نے بتایا کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے، آپ کس طرح سماجی ضرورت کے لیے کوئی ہدایت لکھ سکتے ہیں اور نظم اور نثر میں فرق کر سکتے ہیں۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی سے انفرادی سرگرمی کیجیے۔ ہر بچہ اپنی پسند کی ایک نظم اس کے چند اشعار یا 2 اشعار کم از کم گا کر لے اور ترنم کے ساتھ اپنی معلمہ کو سنائے۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد گروہی سرگرمی کریں گے، جس میں آپ نے اسکول میں مختلف جگہوں مثلا پانی پینے کی جگہ، بیت الخلاء اور کھیل کے میدان میں لگانے کے لیے سماجی ضرورت کی ہدایات لکھنی ہے اور وہاں پر آویزاں کرنی ہے۔ آپ نے اس کو گروہ میں تقسیم ہو جائیں، 3 گروہ بنا لیں۔ جماعت کے پہلا گروہ جو ہے وہ پانی پینے کی جگہ پہ جو انہوں نے ہدایت لگانی ہے اس کو خوبصورت سے چارٹ پیپر پر لکھیں یا کمپیوٹر شیٹ پر لکھیں اور وہاں چسپاں کریں۔ اسی طرح بیت الخلاء اور کھیل کے میدان کے لیے ایک گروہ ایک ہدایت وہاں کے لیے لکھیں اور وہاں لگا کے آئے۔ یہ آپ کی گروہی سرگرمی ہے جو بہت جلدی ہو جائے گی، تو ویڈیو کو روک کے جلدی سے 2-3 منٹ میں اس کو کیجیے۔ گروہی سرگرمی کے بعد آپ ورک شیٹ کریں گے اور یہی ورک شیٹ آپ کے آج کے گھر کا کام کا حصہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے، اپنی پسند کی ایک نظم کسی اخبار، رسالے یا برقی میڈیا سے تلاش کر کے آپ نے یہاں لکھنی ہے۔ دوسرا سوال ہے، والدین کے ساتھ کسی جگہ کی سیر کو جائیں اور وہاں لکھی ہدایات لکھ کر لائیں، انہیں یہاں پہ لکھیں۔ اگر آپ اس سے پہلے کہیں گئے ہیں، گزشتہ جو قریبی دن گزرے ہیں ان میں، تو وہاں پہ بھی کوئی ہدایت پڑی تو اس کو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ورک شیٹ آپ کے گھر کا کام ہوگی جس میں آپ نے ہدایات بھی لکھنی ہے اور نظم کو لکھ کر یہاں پر اپنی پسند کی کوئی نظم لکھنی ہے اور اس کو پھر پڑھنا بھی ہے تاکہ آپ کو نظم پڑھنے اور نثر کو پڑھنے میں، ان کو ادا کرنے میں فرق پتہ چلتا رہے۔ تو کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔